हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम इकोनॉमिक्स का टॉपिक डिस्कस करेंगे और हमारा आज का टॉपिक रहेगा मीनिंग एंड डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम दो भागों में बांट करके जो है डिस्कशन करेंगे। पहला रहेगा हमारा कि जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसका अर्थ क्या है, और दूसरा हमारा रहेगा कि जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसके कौन कौन सी श्रेणियाँ होती है। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना आज का ये लेक्चर। सबसे पहले हम जो है इसके इंट्रोडक्शन के अंदर थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड जानते हैं। देखिए, जब हमने लॉ ऑफ डिमांड किया तो लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है कि डिमांड इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस एंड देयर इज ए नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। तो मांग का नियम हमें ये बता देता है किसी भी वस्तु की जो मांग है वो उसकी कीमत पर निर्भर करती है, और अगर किसी भी अवस्था के अंदर प्राइस अन्य बातें समान रहने पर कीमत के बढ़ने पर मांग कम होगी और कीमत के कम होने पर मांग है वो बढ़ेगी। तो इसका मतलब ये जो मांग का सिद्धांत है ये हमें केवल दिशा बताता है, यानी प्राइस में चेंज के कारण डिमांड के अंदर जो है किस दिशा में परिवर्तन होगा। लेकिन जब कीमत के अंदर वृद्धि हुई तो मांग में कितनी कमी हुई, जब कीमत में कमी हुई तो मांग में कितनी वृद्धि हुई, इसके बारे में हमें जो है मांग का नियम नहीं बताता। तो मांग के नियम की खास बात यह है कि ये केवल हमें परिवर्तन की दिशा बताएगा कि जब मांग में कीमत में परिवर्तन होता है तो उसकी वजह से मांग में किस दिशा में परिवर्तन होगा। लेकिन कीमत में एक पर्टिकुलर मात्रा में चेंज होने पर मांग में कितना चेंज आएगा इसके बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती। तो इसकी जानकारी हमें जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से मिलती है, यानी इसके लिए हमें जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का अध्ययन करना पड़ेगा। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में स्टडी करने से पहले आप जो है पहले इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में जानते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो है दो शब्द है, एक तो मांग और दूसरा है इलास्टिसिटी जिसको हम लोच बोलते हैं। तो इसके लिए पहले हमें जो है लोच का अर्थ जानना जरूरी है। तो आइए पहले आप जो है इस जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इसके बारे में पहले स्टडी करते हैं। तो मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की जो लोच की अवधारणा है ये सबसे पहले कुर्नो और जे अस्मिल ने दी थी। यानी इस जो इलास्टिसिटी का प्रयोग है अपने सिद्धांतों के अंदर, अपनी थ्योरीज के अंदर सबसे पहले कुर्नो और मिल ने किया था, किंतु वो जो है इस धारणा को पूरी तरह से विकसित नहीं कर पाए थे। तो जो इलास्टिसिटी की अवधारणा है इसको विकसित करने का श्रेय जो डॉक्टर मार्शल को जाता है। मार्शल ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स जो कि 1890 के अंदर आई थी, 1890 में इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। उस अपनी पुस्तक के अंदर उन्होंने जो है जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जो अवधारणा है इसको जो है अच्छी तरीके से जो एक्सप्लेन किया है। मांग की लोच का अर्थ जानने से पहले हम केवल लोच के बारे में जानते हैं कि लोच क्या होती है, क्योंकि लोच तो आप मांग के आगे भी लगा सकते हैं शब्द, लोच आप पूर्ति के आगे भी लगा सकते हैं। तो पहले आप ये जानते हैं कि ये लोच जो है ये किस बला का नाम है। तो लोच का अर्थ आप पहले जानेंगे। लोच का अर्थ, लोच किसी भी एक चर में परिवर्तन के कारण दूसरे चर में होने वाले परिवर्तन की मात्रा को मापता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अपने पास में x इज ए फंक्शन ऑफ y, तो अगर x y के अंदर 10% क्या परिवर्तन होता है तो उसकी वजह से x में कितना परिवर्तन आएगा इसका माप जो है वो लोच के द्वारा किया जाता है। तो लोच जो है मात्रा का मापक है। एक दो जो दो संबंधित चर है उनमें से एक चर में किसी भी मात्रा में परिवर्तन होने पर उससे संबंधित जो चर है उस चर में जितना परिवर्तन आता है उस परिवर्तन का जो माप किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, लोच के द्वारा। तो लोच चेंज को मापता है। ये जो डेल्टा ये निशान चेंज का है, तो कितना चेंज जो है एक चर में आने के कारण उसके ऊपर जो आश्रित चर है उसमें कितना प्रतिशत चेंज आता है इसका जो माप है वो लोच के द्वारा किया जाता है। तो अब हम मांग की लोच को डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर देखिए आप, कोई भी जो वस्तु होती है
उसको प्रभावित करने वाला उसकी मांग है, उसको प्रभावित करने वाले बहुत सारे फैक्टर होते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो मात्रात्मक परिवर्तन जिसको अपन माप सकते हैं, यानी किसी भी वस्तु के जो बहुत से प्रभावित करने वाले फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर्स में जिसका मात्रात्मक माप संभव है, जिनको मात्रा के रूप में मापा जा सकता है, संख्याओं के रूप में मापा जा सकता है। तो जिन प्रभावित करने वाले फैक्टर्स को हम संख्यात्मक रूप से माप सकते हैं, उनमें एक तो कीमत है, दूसरा संबंधित वस्तुएं जो होती है उनकी कीमत है, और तीसरा उपभोक्ता की आय है। तो उपभोक्ता की आय को अपन माप सकते हैं, रिलेटिव जो प्राइस है गुड्स है उनके प्राइसेस को अपन माप सकते हैं, और जो पर्टिकुलर गुड्स है उसके प्राइस को अपन संख्याओं के रूप में माप सकते हैं। तो जिस चर के चर का जो है मापना संख्याओं के रूप में संभव होता है, उसी को आप जो है मांग की लोच के अंदर लेते हैं कि मांग की लोच जो है किस किस चीज के ऊपर निर्भर करती है। तो एक तो उपभोक्ता की आय के ऊपर मांग निर्भर करती है, तो एक तो हो गया आय लोच, मांग की आय लोच। दूसरा, जो किसी भी वस्तु की मांग है वो संबंधित वस्तु की कीमत पर निर्भर करती है। तो एक और अपने पास में मांग की लोच का रूप है वो आ गया आड़ी लोच, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और तीसरा जो हमारे पास में है कि एक वस्तु की जो मांग है वो अपनी कीमत पर भी निर्भर करती है। और तो तीसरा आ गया अपने पास में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से एक वस्तु की जो मांग होती है वो अपनी कीमत पर निर्भर करती है, संबंधित वस्तु की कीमत पर निर्भर करती है, और उपभोक्ता की आय पर निर्भर करती है। तो इस प्रकार से ये जो मांग की लोच है, मांग की लोच हमें ये बताएगी कि उपरोक्त जो फैक्टर्स है, चाहे वो किसी वस्तु की कीमत हो, चाहे वो संबंधित वस्तु की कीमत हो, चाहे वो उपभोक्ता की आय हो, इनमें जो मात्रात्मक परिवर्तन आता है, इसके कारण मांग में जो परिवर्तन आता है उसका माप जो है लोच, मांग की लोच कहलाता है। तो मांग की लोच है उसके पहले आप इसकी परिभाषा देखते हैं मांग की लोच की, इसके बाद आप जो है मांग की लोच के प्रकार देखेंगे। तो डुले के शब्दों में एक वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय तथा संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उस वस्तु की मांगी गई मात्रा में होने वाले परिवर्तन के माप को मांग की लोच कहते हैं। तो कीमत में कोई भी चेंज, कितनी भी मात्रा में चेंज आता है उसके कारण मांग में जो चेंज आता है उसका माप मांग की लोच है। उपभोक्ता की आय में एक जो पर्टिकुलर चेंज आता है उसके कारण मांग में जो परिवर्तन आता है उसका माप मांग की लोच है। संबंधित वस्तु की कीमत में कोई भी चेंज आता है उसके कारण उस वस्तु की मांग में जो परिवर्तन आता है उस मात्रा का माप जो है वो मांग की लोच कहलाता है। तो सिंपल शब्दों में मांग को प्रभावित करने वाले जो तीन मुख्य फैक्टर्स है, कीमत, संबंधित वस्तु की कीमत और उपभोक्ता की आय, इनमें होने वाले परिवर्तन के कारण मांग की मात्रा में जो परिवर्तन आता है उसको जब हम मापते हैं तो ये जो माप है यही जो है मांग की लोच कहलाता है। अब मांग की लोच के प्रकार, मांग की लोच के तीन प्रकार है। पहला, मांग की कीमत लोच, कि किसी भी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण उसकी मांगी गई मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसका माप जो है मांग की कीमत लोच कहलाता है। दूसरा, मांग की आय लोच, उपभोक्ता की आय में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के कारण उपभोक्ता के द्वारा मांगी जाने वाली वस्तु की मात्रा में जो परिवर्तन आता है उसका माप जो है वो मांग की आय लोच कहलाता है। और तीसरा है मांग की आड़ी लोच, की संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन के कारण एक वस्तु की मांग में जो परिवर्तन आता है उसका माप जो है वो आड़ी लोच या तिरछी लोच कहलाता है। तो हमारे पास में मांग की तीन लोच है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लेकिन आपके सिलेबस के अंदर मुख्य रूप से जो है मांग की कीमत लोच ही है। तो मांग की कीमत लोच को आज आप डिस्कस करेंगे। मांग की कीमत लोच क्या है? मांग की कीमत लोच से अभिप्राय अन्य बातें समान रहने पर। अन्य बातें अब कौन कौन सी हो गई? दो तो मुख्य रूप से वो हो गई, संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन नहीं आना चाहिए, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन नहीं आना चाहिए, और मांग फलन के जो अदर फैक्टर थे वो सारे के सारे जो कांस्टेंट रहने चाहिए। तो मांग की कीमत लोच से अभिप्राय अन्य बातें समान रहने पर किसी भी वस्तु की कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के कारण मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन को मांग की कीमत लोच कहते हैं। तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड
अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो किसी भी वस्तु की कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के कारण मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के माप को आप मांग की कीमत लोच कहते हैं। तो अब इसका फार्मूला आप देखते हैं, माइनस मांगे की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटा वस्तु की अपनी कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू माइनस, ये दोनों के बिल्कुल बीच में माइनस, मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटा वस्तु की अपनी कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। तो यहाँ पर ये जो माइनस का निशान है ये क्यों लगाते हैं? इसके पीछे कारण ये है कि भी किसी भी वस्तु की कीमत और मांग के अंदर ऋणात्मक संबंध होता है। किसी भी वस्तु की कीमत और मांग में ऋणात्मक संबंध होता है। अब कभी भी अगर आप निकालेंगे तो इसका जो आंसर है वो ऋणात्मक आएगा। किसी भी इसका आंसर जो वो ऋणात्मक आएगा। तो एक वस्तु की जो अगर कीमत बढ़ती है तो कीमत के बढ़ने पर मांग जो कम होगी वो भी नेगेटिव दिखाएगी, और अगर एक वस्तु की अपनी जो कीमत है कम होती है उसके कारण मांग बढ़ेगी, वो भी जो है नेगेटिव आएगा। तो इसलिए इस नेगेटिव निशान को जो है न्यूट्रलाइज करने के लिए इसके आगे पहले से ही जो है माइनस का निशान लगा देते हैं। तो इसकी वजह से जो ऋणात्मक लोच है वही दिखाएगी कि भी मांग के बढ़ने पर कीमत कम हुई है, कीमत के कम बढ़ने पर मांग कम हुई है, और पॉजिटिव जो है वो ये दिखाएगी कि किसी वस्तु की कीमत के कम होने पर मांग में वृद्धि हुई है। तो इस प्रकार से ये जो ऋणात्मक निशान है ये एक वस्तु की कीमत और मांग के अंदर जो ऋणात्मक संबंध है उस संबंध की वजह से आगे लगाया जाता है। दूसरा, जब हमारे पास में एक जो लोच है उसके अंदर दो आंसर आते हैं। किसी वस्तु की जो कीमत है वो कम होने की वजह, एक तो हमारे पास में 2 आ रहा है, एक आ रहा है -2। तो इनमें से अगर ये माइनस का निशान आगे ना हो और हमारे पास में एक आता है -1, तो इनमें से -1 बड़ा होगा या -2 बड़ा होगा? डेफिनेटली -1 बड़ा है। तो हमें बड़े को बड़ा रखने के लिए छोटे को छोटा रखने के लिए भी जो है इसके आगे जो माइनस का निशान लगाना पड़ता है। परिभाषा मांग की कीमत लोच की कि मांग की कीमत लोच कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन की प्रतिक्रिया को मापती है। वही बात कि किसी वस्तु की कीमत में जो परसेंटेज चेंज आ रहा है उसके कारण उस वस्तु की मांग में जो परसेंटेज चेंज आएगा उसका जो मेजरमेंट हम करते हैं वही जो है मांग की कीमत लोच कहलाता है। मांग की कीमत लोच की श्रेणियां। मांग की कीमत लोच की 5 श्रेणियां होती है, यानी मांग की कीमत लोच के 5 प्रकार होते हैं। पहले पूर्णतया लोचदार मांग, पूर्णतया बेलोचदार मांग, इकाई लोचदार मांग, इकाई से अधिक लोचदार मांग और इकाई से कम लोचदार मांग। ये हमारे पास में जो है मांग की कीमत लोच की 5 श्रेणियां है। तो अब हम जो है इनको एक एक करके डिस्कस करना है। तो पहले पूर्णतया लोचदार मांग, परफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो किसी भी वस्तु की मांग जो है पूर्णतया लोचदार उस अवस्था के अंदर होती है जब जो वर्तमान कीमत होती है, जैसे मान लीजिए वर्तमान जो कीमत है एक वस्तु की, एक्स वस्तु हमारे पास में, इसकी वर्तमान कीमत 10 है। इस कीमत के ऊपर जो मांग जो होती है वो इन्फिनिट होती है, यानी आप कोई भी उपभोक्ता जो होता है 10 रुपए कीमत के ऊपर जितनी चाहे उतनी वस्तुएं खरीद सकता है। लेकिन अगर कीमत में थोड़ी सी भी वृद्धि हो जाती है, जैसे मान लीजिए 10 रुपए है, अब कीमत बढ़ करके 10.5 रुपए हो जाती है, तो उस अवस्था के अंदर मांग जो होती है वो शून्य हो जाती है। तो इसे हम जो है पूर्णतया लोचदार मांग कहते हैं। और जब कभी भी किसी वस्तु की मांग पूर्णतया लोचदार होती है तो उस अवस्था के अंदर जो मांग वक्र होता है वो ओ एक्स के समानांतर होता है। ये ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आपको मांग वक्र ओ एक्स के समानांतर दिया हुआ मिले तो उस अवस्था के अंदर मांग की जो लोच होती है वो अनंत होती है या पूर्णतया लोचदार होती है। तो अब हम इसको जो है डायग्राम के द्वारा देखते हैं। ओ एक्स अक्ष है, ओ एक्स अक्ष के ऊपर हमने जो है क्वांटिटी ली है वस्तु की, और ओ वाई के ऊपर हमने प्राइस लिया है। और ये हमारे पास में जो है 10 रुपए कीमत है किसी वस्तु की, तो उस अवस्था के अंदर हमारे पास में डीडी मांग वक्र दे रखा है। अब इस मांग वक्र के ऊपर 10 रुपए कीमत के ऊपर एक उपभोक्ता
15 वस्तुओं की मांग कर सकता है, और अगर वो उपभोक्ता चाहे तो इसी कीमत के ऊपर 30 वस्तुओं की मांग भी कर सकता है। तो इस प्रकार से 10 से कम भी एक उपभोक्ता वस्तु खरीद सकता है, जितना चाहे उतनी जो है डिमांड की जा सकती है। तो इस अवस्था के अंदर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है वो इनफिनिट होती है, अनंत होती है। तो ये जो मांग वक्र है आप देख सकते हो, ये जो ओ वाई के समानांतर है। तो जब ओ एक्स के समानांतर है, जब कभी भी मांग वक्र ओ एक्स के समानांतर होता है उस समय ये जो है परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस डिमांड को दिखाता है। नेक्स्ट है पूर्णतः बेलोचदार। बेलोच का मतलब क्या होता है कि उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, बिल्कुल अंगद के पांव की तरह से स्थिर है। तो पूर्णतः बेलोचदार मांग उसे कहते हैं जब किसी भी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर मांग में कोई परिवर्तन नहीं आता। किसी वस्तु की कीमत 0 है, डिमांड उतनी है। किसी वस्तु की कीमत 1 है, डिमांड सेम है। किसी वस्तु की कीमत 100 है तो भी डिमांड सेम है। तो इस प्रकार से किसी भी वस्तु की कीमत में जो परिवर्तन आता है उस परिवर्तन के कारण अगर मांग में कोई भी चेंज ना आए, मांग पर कोई भी प्रभाव ना पड़े, तो उसे हम जो है पूर्णतः बेलोचदार मांग कहते हैं। और जब कभी भी पूर्णतः बेलोचदार मांग होती है उस अवस्था के अंदर मांग वक्र जो होता है वो ओ वाई के समानांतर होता है, और इस अवस्था के अंदर जो है मांग की लोच होती है वो 0 होती है। तो रेखा चित्र के द्वारा अब हम देखते हैं, ओ एक्स एक्स के ऊपर हमने क्वांटिटी ली है और ओ वाई के ऊपर हमने प्राइस लिया है। ये जो रेखा चित्र है इसके अंदर ये जो हमारे पास में डी डी है ये मांग वक्र है, और डी डी मांग वक्र जो है ओ वाई के समानांतर है। और ये जो दिखा रहा है कि भी मांग का स्तर जो है वो समान रहेगा। जब 10 रुपए कीमत है तो भी ओ डी मांग की जा रही है। अगर कीमत बढ़कर के 15 रुपए हो गई तो भी वस्तु की मांग ओ डी ही की जाएगी, और अगर कीमत कम होकर के 5 रुपए हो जाती है तो भी वस्तु की मांग जो ओ डी ही रहेगी। और अक्सर ये जो होता है वो अति आवश्यक वस्तुओं की अवस्था के अंदर मांग जो होती है वो पूर्णतः बेलोचदार होती है। तो इस अवस्था के अंदर मांग जो होती है वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो 0 होगी। तो कीमत अगर और कम होगी तो भी मांग यही रहेगी, कीमत अगर और आज ज्यादा बढ़ गई तो भी मांग यही रहेगी। तो इसमें हम देखते हैं कि ये जो मांग वक्र है ये ओ वाई के समानांतर है। तो जब कभी भी मांग वक्र ओ वाई के समानांतर होता है उस अवस्था के अंदर जो है वस्तु की मांग की जो लोच है वो पूर्णतः बेलोचदार होती है। आगे इकाई लोचदार। किसी भी वस्तु की मांग जो होती है उस अवस्था के अंदर इकाई लोचदार होती है जब कीमत में जितने प्रतिशत परिवर्तन होता है मांग में भी उतने ही प्रतिशत परिवर्तन होता है। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु की जो प्राइस है वो 10% बढ़ गई तो उस वस्तु की मांग जो 10% कम हो जाएगी। अगर किसी वस्तु की कीमत जो है 10% कम हो गई तो मांग जो 10% बढ़ जाएगी। तो इस अवस्था के अंदर जो है कीमत में जितने प्रतिशत परिवर्तन होता है मांग में उतने ही प्रतिशत परिवर्तन होता है। तो जैसा हमने किया था कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसका फार्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यही था। तो अगर कीमत में 10% परिवर्तन के कारण मांग में भी 10% परिवर्तन हो रहा है तो 10 से 10 कैंसिल, उत्तर आएगा 1। इसी प्रकार से अगर कीमत 20% बढ़ती है तो मांग 20% कम हो जाएगी, फिर भी आंसर आएगा 1। तो इस प्रकार से प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यूनिटरी उस अवस्था के अंदर होती है, इक्वल टू 1 उस अवस्था के अंदर होती है जब कीमत में जितने प्रतिशत परिवर्तन होता है मांग में भी उतने ही प्रतिशत परिवर्तन हो। दूसरे शब्दों में कीमत में परिवर्तन से उस वस्तु पर किए जाने वाले व्यय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे मान लीजिए अगर किसी वस्तु की कीमत 2 रुपए है तो 4 वस्तुओं की मांग की जा रही है, कुल व्यय 8 रुपए। अब कीमत अगर बढ़ करके 4 रुपए हो जाती है, कीमत दुगनी हो गई तो मांग जो वो आधी रह जाएगी, मांग 2 वस्तुओं की रह जाएगी। अब भी एक उपभोक्ता कितने रुपए खर्च करेगा, 8 रुपए खर्च करेगा। और 2 रुपए से अगर कीमत कम होकर के 1 रुपए हो जाती है तो वस्तु की मांग बढ़ करके 8 हो जाती है। तो अब भी उपभोक्ता कितना व्यय कर रहा है उस पर, 8 ही व्यय कर रहा है। तो ऐसा कब होता है, जब कीमत में जितने प्रतिशत परिवर्तन होता है मांग में भी अगर उतने प्रतिशत परिवर्तन हो तो उस अवस्था में एक वस्तु के ऊपर जो व्यय होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता।
कीमत बढ़े या कम रहे। तो अपन ये एग्जाम्पल के द्वारा देखा भी है कि जब कीमत कम हुई तो भी व्यय जो 8 रुपये है, जब कीमत बढ़ी तो भी व्यय जो है वो 8 रुपये ही है। तो इस अवस्था के अंदर जो मांग की लोच है वो इकाई के बराबर होती है। तो अब हम इसको जो है रेखा चित्र के द्वारा देखते हैं। ये हमारे पास में डीडी मांग वक्र है, ओपी प्राइस है, ओपी प्राइस के ऊपर जो है ओ क्यू वस्तु की मात्रा मांगी जा रही है, और ए बिंदु पर जो है मांग वक्र के ऊपर जो है संतुलन है। जब कीमत कम होकर के ओपी 1 हो जाती है तो उस अवस्था के अंदर जो है मांग बढ़ करके ओ क्यू 1 हो जाती है। अब ये पता लगाने के लिए कि हमारे ये जो मांग है वो इकाई के बराबर है या नहीं है, इसके हमारे पास में दो तरीके हैं। पहला तरीका तो हमने जो है यहाँ पर परसेंटेज चेंज ले लेंगे अपन। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो है कीमत जो है पहले 10 रुपये है, 10 रुपये से कम होकर के 5 रुपये हो गई, और यहाँ पर पहले जो वस्तु की मात्रा थी वो 10 वस्तुओं की थी, अब जो है कि मांग बढ़ करके 20 वस्तुओं की हो जाती है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो परसेंटेज चेंज है वो दोनों में बराबर है। ये आधी हो गई, ये दोगुनी हो गई। इसका मतलब जितना प्रतिशत परिवर्तन इसमें हुआ है उतना ही प्रतिशत परिवर्तन इसमें हुआ है। इसमें भी 100% का परिवर्तन हुआ है क्योंकि 50% का परिवर्तन हुआ है, आधी हो गई, और ये भी इसके मुकाबले 50% और बढ़ गई है। तो इस अवस्था के अंदर अगर आप देखते हैं कुल व्यय, तो जब 10 रुपये कीमत है, 10 वस्तुओं की मांग, कुल व्यय 100। जब कीमत 5 रुपये है तो वस्तुओं की मांग 20 है, तो 20 पंजू 100, यानी कुल व्यय जो होता है वो बराबर रहेगा। तो कुल व्यय जो है वो किसके बराबर है? इस एरिया के बराबर है। यानी पहला अपने पास एरिया है वो क्या है? ओ क्यू ए पी। अगर ओ क्यू ए पी एरिया इस एरिया के बराबर हो, यहां पर बी है, इस एरिया के बराबर हो, कौन से एरिया के बराबर है? ओ क्यू पी वन बी। अगर ये दोनों एरियाज बराबर हैं, इसका मतलब पहले जितना कंजप्शन किया व्यय किया जा रहा था अब भी उतना ही व्यय है, क्योंकि व्यय किसके बराबर होता है? प्राइस इनटू क्वांटिटी। प्राइस कितना है? ओपी, क्वांटिटी ओ क्यू। दूसरी अवस्था में प्राइस कितना है? ओ पी और क्वांटिटी ओ क्यू। तो इस प्रकार से अगर ये दोनों जो अपने पास में एरियाज है अगर ये बराबर है तो इसका मतलब मांग वक्र जो है वो इकाई के बराबर है। दूसरी अवस्था के अंदर आप ये देखिए कि कीमत में कितना परिवर्तन हुआ है? इतना। इसको आप जो है इस प्रकार से भी देख सकते हैं, जैसे ये हमारे पास में जो बी आ गया और ये हमारे पास में सी बिंदु आ गया। ये जो है किस में चेंज आया? डेल्टा प्राइस। ये चेंज किस में आया? डेल्टा क्यू। अगर ये एरियाज और ये एरिया बराबर होंगे तो भी हमारे जो है इकाई के बराबर ही होगा, यानी P1 C P A इक्वल टू ये एरिया, मांग में इतनी वृद्धि हुई है इस एरिया में, यानी कीमत में कमी की वजह से इतना जो है कुल व्यय कम हुआ, तो कुल व्यय जो है मांग बढ़ने की वजह से इतना बढ़ गया, तो वो किसके बराबर होना चाहिए? Q1 C B। अगर ये दोनों बराबर हैं परसेंटेज चेंज वाले तो भी अपने पास में बराबरी बात है, अगर ये एरियाज दोनों बराबर है तो भी हमारे पास में एक ही बात है, दोनों ही अवस्थाओं के अंदर मांग की लोच है वो इकाई के बराबर होगी। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट है इकाई से कम लोचदार। किसी भी वस्तु की मांग किसी भी वस्तु की जो मांग की कीमत लोच है उस समय इकाई से कम लोचदार होती है जब किसी वस्तु की कीमत में जितने प्रतिशत परिवर्तन होता है मांग में उससे कम प्रतिशत परिवर्तन हो। यानी कीमत जो है इतनी बढ़ी तो मांग में जो कमी हुई वो थोड़ी कम हुई। ये देखिए ये जो एरिया ये इतना है और ये एरिया इतना है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कीमत में जितना परिवर्तन हुआ मांग में उससे कम परिवर्तन हुआ। अगर कीमत में इतनी कमी हुई तो उसकी वजह से डिमांड बढ़ेगी, लेकिन डिमांड में वृद्धि कम होती है, तो उस अवस्था के अंदर मांग की जो कीमत लोच है वो इकाई से कम लोचदार होती है। जैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसका फार्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस।
तो हमें क्या बताएगी इसमें कि मान लीजिए कि भी कीमत में जो है 10% का परिवर्तन होता है, उसकी वजह से मांग में केवल 5% का परिवर्तन हुआ, तो उत्तर आएगा 1/2। 1/2 क्या है? इकाई से कम है, इकाई से तो कम ही है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब कभी भी कीमत में जितने प्रतिशत परिवर्तन होता है, अगर मांग में उससे कम प्रतिशत परिवर्तन हो, तो उस अवस्था के अंदर मांग की जो लोच है वो इकाई से कम लोचदार होती है। इसे बेलोचदार मांग भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज को आप ध्यान रखिए कि एक तो होता है पूर्णतः बेलोचदार। पूर्णतः बेलोचदार तो जो अपने पीछे कर लिया वो है। अगर सीधा आता है कि मांग बेलोचदार है, इसका मतलब हमेशा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1, इकाई से कम लोचदार। तो बेलोचदार मांग का मतलब क्या? इकाई से कम लोचदार मांग का होना। इस अवस्था के अंदर क्या होता है कि जब किसी वस्तु की कीमत जो होती है वो कम होती है, कीमत के कम होने पर उसके ऊपर जो किया जाने वाला व्यय है वो कम हो जाएगा, और कीमत के बढ़ने पर उसके ऊपर जो व्यय किया जाता है वो कुल व्यय पहले से बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? कीमत और व्यय में एक ही दिशा में परिवर्तन होता है। अगर कीमत कम हो रही है तो टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो रहा है, अगर कीमत बढ़ रही है तो टोटल एक्सपेंडिचर है वो भी बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से जब कीमत और कुल व्यय में एक ही दिशा में परिवर्तन होता है, तो उस अवस्था के अंदर मांग की लोच होती है वो इकाई से कम लोचदार होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देखते हैं कि शुरू में कीमत जो है वो कीमत है वो 4 रुपए है, तो उस अवस्था के अंदर जो 4 वस्तुओं की मांग की जा रही है, जब कीमत बढ़ करके 8 हो गई, अब ये क्या कहता है कि भाई कीमत में जितनी वृद्धि होगी मांग के अंदर जो है उससे कम कमी आएगी। तो कीमत के बढ़ने पर कुल व्यय क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। मांग जो है वो केवल एक वस्तु की कम हुई है, तो पहले 16 व्यय था, अब कीमत के बढ़ने पर आती है 24 हो गया व्यय। तो कीमत के बढ़ने पर कुल व्यय बढ़ गया। अब कीमत मान लीजिए कि कम होती है, कम होकर के 2 रुपये हो जाती है, तो मांग में जो है इससे कम वृद्धि होगी। मांग जो है केवल जो है 4 रुपये से बढ़ करके 4 वस्तुओं से बढ़ करके 5 की होती है या 6 की होती है, तो यहाँ पर कुल व्यय 12। तो कीमत के कम होने पर कुल व्यय कम हुआ, कीमत के बढ़ने पर कुल व्यय बढ़ गया। तो इसका मतलब कीमत में जितना परिवर्तन आ रहा है, क्योंकि मांग में उससे कम चेंज आ रहा है, इसकी वजह से मांग की लोच है वो इकाई से कम लोचदार है। रेखा चित्र के द्वारा आप देखते हैं ओ एक्स अक्ष के ऊपर हमने क्वांटिटी, ओ वाई के ऊपर हमने जो वो प्राइस लिया है, डी डी हमारे पास में मांग वक्र है जिसका ढाल ये दिखा रहा है कि मांग जो है वो इकाई से कम लोचदार है। प्रारंभ में जो ओपी कीमत है, ओपी कीमत के ऊपर ओ क्यू मात्रा मांगी जा रही है वस्तु की, और ये ए बिंदु हमारे पास में आ जाता है। जब कीमत कम होकर के ओपी 1 हो जाती है तो मांग बढ़ करके ओ क्यू 2 हो जाती है। तो इस प्रकार हमारे पास में एक और बिंदु आता है बी और सी। अब इस चीज को आप समझते हैं कि अब आप देखिए ये जो एरिया है, कीमत में कमी ज्यादा हुई है लेकिन उसकी वजह से मांग में वृद्धि कम हुई है, क्योंकि पी P1 इज ग्रेटर देन Q1। इसका मतलब मांग में जो कमी हुई थी वो ज्यादा हुई है, लेकिन कीमत उसकी वजह से कीमत में जो कमी हुई है वो ज्यादा हुई है, लेकिन मांग में जो वृद्धि हुई है वो कम हुई है। अब दूसरा हमने कहा था कि भी कीमत के कम होने पर कुल व्यय कम होगा। अब कुल व्यय आप देखिए, पहले तो ये एरिया प्रारंभिक व्यय का था, प्रारंभिक जो एरिया वो क्या है? ओ क्यू पी ए। ये जो है पहले वाला एक्सपेंडिचर है, क्योंकि एक्सपेंडिचर किसके बराबर होता है? प्राइस ओपी इंटू ओ क्यू क्वांटिटी है, ये ज्यादा है इस एरिया से। इसका मतलब पहले वाला एक्सपेंडिचर ज्यादा है, जब कीमत कम हुई तो उसकी वजह से व्यय वो भी कम हो गया। तो ये जो एरिया है वो कम रहेगा, ओ क्यू आई पी आई बी। तो ये जो बाद वाला एरिया है ओ क्यू वन बी पी वन, ये जो है पहले वाला जो एरिया है ओ क्यू ए पी से कम है। दूसरा, इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि ये जो चेंज हुआ है, पहले वाला जो है प्रारंभिक जो चेंज हुआ है वो कितने व्यय में, ये व्यय में कमी को दिखा रहा है,
कि पहले जो व्यय था इतना था, अब ये व्यय इतना हो गया, तो इसका मतलब इतनी व्यय में कमी हुई है। व्यय में कमी कितनी हुई है? P1C इतनी व्यय में कमी हुई है कीमत कम होने के कारण। लेकिन मांग के बढ़ने से व्यय में कितनी वृद्धि हुई है? Q1B C। लेकिन ये जो एरिया है छोटा है, इसका मतलब व्यय में कमी तो ज्यादा हो गई कीमत के कम होने के कारण, और जो मांग बढ़ी है उसके कारण व्यय में जो वृद्धि है वो कम हुई है। तो इसका मतलब ये जो एरिया ये बड़ा है और ये एरिया छोटा है, जो ये दिखा रहा है कि मांग जो वो इकाई से कम लोचदार है। तो जिस अवस्था के अंदर मांग इकाई से कम लोचदार होगी उस अवस्था के अंदर जो है मांग वक्र का ढाल जो है वो ओ वाई की तरफ ज्यादा होगा। मांग वक्र का ढाल इसकी तरफ ज्यादा होगा। अगर ये ढाल इस ऐसा है तो ये जो हम इकाई से अधिक लोचदार को दिखा रहा है। तो हमें इकाई से कम लोचदार को दिखाना है तो आप ढाल जो है ऐसा भी ले सकते हो। अब आप देखिए ये प्रारंभिक कीमत के कम होने की वजह से मांग केवल बहुत ही थोड़ी सी बड़ी है, तो इसका मतलब ये इकाई से कम लोचदार है। नेक्स्ट, इकाई से अधिक लोचदार। किसी भी वस्तु की मांग इकाई से अधिक लोचदार उस समय होती है जब किसी वस्तु की कीमत में जितने प्रतिशत परिवर्तन होता है मांग में उससे अधिक परिवर्तन होता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसमें आपने क्या लिखा है कि कीमत में जितने प्रतिशत परिवर्तन होता है, सपोज की कीमत में 10% का परिवर्तन हुआ, उसकी वजह से मांग में अधिक परिवर्तन होता है तो हम 15% बढ़ गई मांग। जब कीमत 10% कम हुई तो मांग 15% बढ़ गई। तो इसको आप क्या कहेंगे? 1.5 आया आंसर। 1.5 जो होता है वो ग्रेटर देन 1 है। इसका मतलब मांग की लोच है वो इकाई से ज्यादा है। तो किसी भी वस्तु की मांग की लोच इकाई से अधिक लोचदार उस अवस्था के अंदर होती है जब कीमत में जितने परसेंटेज चेंज आता है मांग में उससे ज्यादा परिवर्तन आता है। कीमत इतनी बढ़ी, मांग में कमी इससे ज्यादा हो गई। कीमत में इतनी कमी हुई, मांग में वृद्धि इससे ज्यादा हो गई। तो जब कभी भी कीमत में जो चेंज आ रहा है उसके कारण मांग में जो चेंज आ रहा है वो कीमत से ज्यादा होता है, उस अवस्था के अंदर मांग की जो लोच है वो इकाई से अधिक लोचदार होती है। इसे हम लोचदार मांग भी कहते हैं। पूर्णतः लोचदार अलग चीज है। सीधा जब लोचदार शब्द आता है तो उस अवस्था के अंदर इसका लोचदार का मतलब होता है इकाई से अधिक लोचदार। इस अवस्था के अंदर किसी भी वस्तु की कीमत के बढ़ने से उसके ऊपर किया जाने वाला कुल व्यय कम हो जाता है। कि जब कीमत बढ़ी तो उसके कारण उसके ऊपर जो टोटल एक्सपेंडिचर होता है वो कम हो जाएगा, क्योंकि कीमत जितनी बढ़ी उसकी वजह से मांग में उससे ज्यादा कमी आ गई तो उसके कारण कुल व्यय कम हो गया। और कीमत के कम होने पर उसके ऊपर किया जाने वाला कुल व्यय पहले से बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए कि प्रारंभ के अंदर जो है 4 रुपए कीमत है तो 8 वस्तुओं की मांग की जा रही है, टोटल एक्सपेंडिचर 32। अब कीमत बढ़ करके 8 हो गए, कीमत 8 हो गई और मांग जो है कम होकर के 3 वस्तुओं की हो गई तो कुल व्यय 24। मांग कम हो के जितना कीमत में वृद्धि हुई है मांग में उससे ज्यादा कमी आई है, इसकी वजह से टोटल एक्सपेंडिचर पहले से कम हो गया। और जब कीमत कम होती है 2 रुपए तो मांग में जो है वृद्धि होकर के मांग 18 की हो जाती है। अब टोटल एक्सपेंडिचर 36। इसका मतलब कीमत के कम होने पर कुल व्यय बढ़ रहा है और कीमत के बढ़ने पर कुल व्यय कम हो रहा है। तो कीमत और कुल व्यय के अंदर जब विपरीत संबंध होता है तो उस अवस्था के अंदर मांग की लोच है वो इकाई से अधिक लोचदार होती है। अब आप इसी चीज को रेखा चित्र के द्वारा देखते हैं कि हमारे पास में डीडी मांग वक्र है, ओपी कीमत है तो ओपी कीमत के ऊपर ओक्यू मात्रा मांगी जा रही है और जब कीमत कम होकर के P1 हो जाती है तो उसके कारण जो है मांगी गई मात्रा पहले से बढ़ करके OQ1 हो जाती है। अब इसमें हम देखेंगे कि जो कुल व्यय है वो पहले से कीमत कम हुई है, कीमत कम होकर के P से P1 हो गई, उसकी वजह से मांग जो है Q से बढ़कर Q1 हो गई। जैसा कि अब आप इस चित्र में देख पा रहे हैं कि मांग में तो कीमत में तो थोड़ी सी कमी हुई है लेकिन उसकी वजह से मांग काफी ज्यादा बढ़ गई है, तो ये इकाई से अधिक लोचदार मांग को दिखाती है। और जब कभी भी इकाई से अधिक लोचदार मांग होती है उस अवस्था के अंदर मांग वक्र का ढाल जो है कम होता है, इसका ढाल है वो कम होता है, यानी ये जो है ओ एक्स की तरफ जो है वो झुका हुआ ज्यादा होगा। अगर ये ओ एक्स की तरफ झुका हुआ कम होता, ओ वाई की तरफ ज्यादा होता तो ये इकाई से अधिक कम लोचदार कहलाती। अब
टोटल एक्सपेंडिचर पहली अवस्था में कितना हो रहा है, ये एरिया टोटल एक्सपेंडिचर का P इंटू क्यू। पहले वाला टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, O Q P A, और उसके बाद जो एरिया ये है ये ज्यादा है इससे, बाद वाला एरिया वो ज्यादा है। बाद वाला एरिया कितना है, OQ1 BP1। तो ये अगर कीमत के कम होने पर कुल व्यय बढ़ गया है तो इसका मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1 है, इकाई से अधिक लोचदार है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। और इसी के साथ अपना ये टॉपिक है वो समाप्त होता है। धन्यवाद।